हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। और चैप्टर नंबर 4 जो है आप सब जानते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट लेक्चर है तो उसमें हम दो पॉइंट्स को कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। एक तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, वाई एटम्स आर मेकिंग बॉन्ड, ठीक है, और व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड इटसेल्फ एज वेल, ठीक है, तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाई एटम्स मेक बॉन्ड एंड बिफोर दैट वी आर गोइंग टू हैव द पॉइंट व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। अब आप सब जानते हैं कि वर्ड बॉन्ड जो है इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है कनेक्टिविटी, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों तो हम कह सकते हैं कि बॉन्डेड हैं, ठीक है। तो यू कैन सी द अट्रैक्टिव फोर्स दैट यूनाइट्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और इन एनी कंपाउंड, दैट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज सिंपली कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती है, यूनाइट करके रखती है। केमिकल बॉन्ड नॉट ए काइंड ऑफ ए ग्लू या कोई एडेसिव नहीं है, मतलब ग्लू जैसी कोई मटीरियलिस्टिक कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो अनकम्बाइंड एटम के बीच में अराइज होती है और नतीजे में एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आते हैं या वो कंपाउंड के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वे हाउ वी आर डिफाइनिंग द केमिकल बॉन्ड। क्वेश्चन ये है कि एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते क्यों हैं, व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व किया, जिसमें जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उसको एक सर्टेन ऑर्डर से हमने अरेंज किया हुआ है, हमने देखा कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच आर नॉट मेकिंग द बॉन्ड, जिनकी बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, या फिर एज सच आप कह सकते हैं कि वो बॉन्ड नहीं बनाते। अदरवाइज बाकी जितने एलिमेंट्स हैं दे हैव द ग्रेट टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड। तो इस पॉइंट को लेकर हम दो नतीजों पे पहुंचे हैं कि वाई एटम्स आर एक्चुअली मेकिंग द बॉन्ड। तो इस बात को लेकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन के एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसकी पहली वजह है कि टू अटेन द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पहले कहा कि फ्यू एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच आर नॉट मेकिंग द बॉन्ड, और वो जो एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाते, जिनके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम है, वो सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैसेस हैं, सो कॉल्ड द नोबल गैसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट। ये चंद एलिमेंट हैं लाइक हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू एलिमेंट, ठीक है, व्हिच आर नॉट मेकिंग द बॉन्ड। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो नोबल गैसेस होती हैं, सो कॉल्ड द इनर्ट गैसेस, दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ सेंस कि उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ये हमारी बनाई हुई एक बात है, क्योंकि हमने देखा कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो सिर्फ हीलियम में होते हैं, अदरवाइज तो सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो शायद यही वजह है कि इनके आखिरी शेल में या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड बनाते होंगे। और बाकी एलिमेंट्स को जब हमने ऑब्जर्व किया तो उनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो बॉन्ड भी बनाते हैं। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने एक पॉइंट बनाई कि एलिमेंट जब तक अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अक्वायर नहीं करता तब तक वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो हम यहाँ पर एक तरफ लिख रहे हैं इनर्ट गैसेस और एक तरफ हमने शो किया है अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट मतलब इनर्ट गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि उनका डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट होता है। डुप्लेट का मतलब आप जानते हैं कि हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, एंड ऑक्टेट का मतलब है हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट डुप्लेट्स एंड ऑक्टेट। यानी जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता। तो शायद यही वजह होगी कि वो बाकी एलिमेंट जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी वजह कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद वो मॉलिक्यूलर या कंपाउंड के फॉर्म में क्यों आते हैं,
उसकी दूसरी वजह जो है वो है टू बिकम लेस एनर्जेटिक, ठीक है, टू बिकम लेस एनर्जेटिक। अब टू बिकम लेस एनर्जेटिक का मतलब क्या है कि जो अनकम्बाइंड एटम है वो चाहते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़े। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम स्टेबिलिटी को एनर्जी के साथ भी कोरिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि हायर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी एंड लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। अनकम्बाइंड एटम जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी जो है उसको ड्रॉप करना चाहते हैं ताकि उसकी एनर्जी कम हो और उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो इसी बात को लेकर आप देखें कि लिखा है टू बिकम लेस एनर्जेटिक। इस बात को समझाने के लिए लिखा है कि अनकम्बाइंड एटम्स आर मोर एनर्जेटिक एंड लेस स्टेबल देन अ मॉलिक्यूल। जो अनकम्बाइंड एटम जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और साथ साथ उनकी स्टेबिलिटी कम होती है अगर उसको कंपेयर किया जाए मॉलिक्यूल से। इस बात को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्राफ बनाया है, एनर्जी प्रोफाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी को लिया है और एक्स एक्सिस पे आप इन दो एटम्स की जो अप्रोच को देख सकते हैं कि किस तरह से एटम क्लोज आते हैं और बांध बनाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक एटम ए है और एक एटम है बी, ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आप देख सकते हैं कि इन अनकम्बाइंड एटम की जो एनर्जी है वो इस लेवल तक है, एनर्जी इज बिट हायर। लेकिन जैसे जैसे ये क्लोज आते हैं और एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और बांध बना लेते हैं, जब बांध बन जाता है तो आप देख सकते हैं कि नाउ द एटम्स आर बीन कनेक्टेड बाय द बॉन्ड। तो फिर जब मॉलिक्यूल बना तो आपने देखा कि मॉलिक्यूल जो है उसकी एनर्जी इस लेवल तक है। तो ये वो डिफरेंस है एनर्जी का जो मॉलिक्यूल बनने के दौरान हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि एनर्जी जो है एटम की कंबाइन होने के दौरान जो एनर्जी है वो बताओ कि बढ़ी है या वो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, क्या कहते हैं, कम हुई है। यहाँ पर एनर्जी आप देख सकते हैं कि एज सुन एज दिस एटम्स कम क्लोजर एंड क्लोजर द एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी इज रिलीज दैट मीन्स के अनकम्बाइंड एटम जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, कंबाइंड एटम जो है उनकी एनर्जी क्या है, कम है। तभी हम एक पॉइंट और भी कहते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, क्योंकि जितना एनर्जी कम होती जाएगी सिस्टम की उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल हो और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो और बिल्कुल वैसी हो जैसे कि इनर्ट गैसेस की होती है। और दूसरी बात कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी भी कम हो, उनकी स्टेबिलिटी बढ़े, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए, कंपाउंड बनाएं और इस तरह से उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज एज अ टोल के बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट है जो याद रखनी है, जिसको लेकर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। याद रखें कि जब बॉन्ड बनता है तो एटम ना सिर्फ अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करते हैं और इनर्ट गैसेस के जैसी बनाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सा एलिमेंट जो है वो जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस नोबल गैस जैसी होगी, किस इनर्ट गैस जैसी होगी। इससे रिलेटेड एक शॉर्टकट पॉइंट यही है कि जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उस एलिमेंट के नियरेस्ट नोबल गैस जैसी होगी, उस एलिमेंट के नियरेस्ट नोबल गैस जैसी होगी। जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो एलिमेंट एग्जैक्टली उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। अब सपोज कर लेते हैं जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट हीलियम जैसी बनेगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, नियान का 10 है, तो सोडियम का नियरेस्ट नियान हुआ। तो सोडियम जब बॉन्ड बनाता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियान जैसी होगी। पोटेशियम जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी होगी। इवन क्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 है तो वो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन जैसी जो है वो करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स द वे हाउ वी आर सेइंग कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अभी हमें डिस्कस करना है कि एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसका पहला टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम आप देख सकते हैं लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो है इसका कंसेप्ट दिया था कोसेल। ये कंसेप्ट किसने दिया था, कोसेल ने। तो आप यूं कह सकते हैं कि कोसेल थ्योरी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी जो कि कोसेल ने दी थी।
अब ज़रा देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और किन के बीच में बनता है एंड सो ऑन। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी एक ऐसा बॉन्ड जो कि बने कंप्लीट ट्रांसफरेंस से, कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, कितने, एक या एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, कहां से कहां तक, एक एटम से दूसरे एटम तक। तो इसका मतलब है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाउ दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है वो ट्रांसफरेंस से बनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एटम्स ऐसे होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन लूजर्स हों और कुछ दूसरे एलिमेंट हों जो कि इलेक्ट्रॉन गेनर्स हों। और यूजुअली हमने पीरियोडिक टेबल में देखा जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि खास तौर पे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ए ग्रुप में जैसे कि एल्यूमिनियम है जिसकी आईपी आप जानते हैं कि कंपैरेटिवली बाकी एलिमेंट से थोड़ी सी लो होती है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड और चलो थर्ड को भी अब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये एलिमेंट ग्रेट टेंडेंसी रखते हैं टू लूज द इलेक्ट्रॉन, while the elements from 5th day, 6th day and 7th day they have a great tendency to accept the electron। और 5th, 6th और 7th एलिमेंट जो होते हैं, 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूजुअली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो अक्सर किसके बीच में बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ये यूजुअली ऐसा होता है, पर इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल हैं जो फ्यूचर में जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड इसके अलावा भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेटल और नॉन मेटल हो, कभी कभार तो नॉन मेटल सिस्टम भी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स यही आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है। इनके पीछे लॉजिक क्या है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले आप देखें कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गेनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दे आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स एंड वाइल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजर्स क्यों हैं, बिकॉज दे गॉट बिग एटॉमिक रेडियाई। इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो बिग होता है, लार्ज एटॉमिक रेडियाई की वजह से आप जानते हैं कि इनकी आईपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे गॉट स्मॉल एटॉमिक रेडियाई। और आप ये भी तो जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे आते हैं, खासतौर पे फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की हम बात करें जो आयनिक बॉन्ड बनाने की ही टेंडेंसी रखते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो एक्सट्रीम राइट पे आते हैं, जो ज़्यादातर पी ब्लॉक में आप देखते हैं कि पी ब्लॉक में ही आप जानते हैं कि नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस वजह से पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं उनके रेडियाई स्मॉल होते हैं। अगर इनके रेडियाई स्मॉल होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, दे हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो कम एनर्जी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर लेते हैं एंड दे आर इजीली वेलकमिंग दोज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटल्स जो होते हैं आप देख सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो ये भी एक शर्त है कि भाई मेटल्स जो होते हैं दे मस्ट गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन रादर देन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन गिव अप करें, इस वजह से कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो जितना बॉन्डेड एटम जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ता जाएगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस जो होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इस किस्म में जो है आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस क्या होंगे, वो बहुत कम होंगे। अक्सर जो एलिमेंट्स हैं, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट एंड थर्ड ए ग्रुप के, सभी नहीं बल्कि कुछ एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन, while the elements of 5th day, 6th day and 7th day they have a great tendency to accept the electron। तो इस तरह से जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जब 5th, 6th और 7th ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनेगा उसकी नेचर जो होगी वो यूजुअली क्या होगी, वो आयनिक होगी।
आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं जो बुक में लिखी है, वो ये है कि भाई कि इफ़ डेल्टा ई एन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इज ग्रेटर देन 1.7, यानी दो एटम जिनको आपस में बॉन्ड बनाना है, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से अगर बढ़ जाए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द बॉन्ड वुड बी आयनिक। तो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक होगा। ये बात आपकी बुक में डेफिनेटली लिखी है कि भाई डेल्टा ई एन जो है 1.7 से ग्रेटर हो, पर यह बात किसी हद तक गलत भी है। कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ कंपाउंड लाइक HF, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो आप कहेंगे 4.0 यू कैन राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो कहेंगे 2.1। अगर मैं पूछूं कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या है, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या है, तो आप कहेंगे इसका जो फ़र्क है वो है 1.9। तो 1.9 जो डिफरेंस है, दिस इज ग्रेटर देन 1.7। लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि HF जो है ये आयनिक नेचर का नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है। वजह सिंपल है, वजह यह है कि अगर हम अज्यूम भी करें कि भाई HF के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो उस केस में हाइड्रोजन शुड बी लूजर एंड फ्लोरीन मस्ट बी गेनर। पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है अपने आखिरी ऑर्बिट में, जो एक ही ऑर्बिट है उसका, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकता। अगर लूज करेगा तो उसका तो ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम पड़ जाएगी। तो इस वजह से बीइंग स्मॉल इन साइज, हाइड्रोजन इज नॉट ए लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन रादर देन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, it will share its valence electron with the fluorine. That's why the nature of the bond is covalent rather than ionic. तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो हेयर आई हैव एग्जाम्पल एंड दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है उसकी एक पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, और चलो देखते हैं कैसे। आप देखें कि सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें सबसे पहले हमने लिया है सोडियम, जो कि न्यूट्रल एटम है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अच्छा, अगर इसके शेल वाइज अगर कॉन्फ़िगरेशन लें तो हम कह सकते हैं ये K शेल 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और ये M शेल इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो कि 3s1 है। सोडियम लूजिंग वन ऑफ इट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द M शेल जो कि वैलेंस शेल है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा, तो फिर सोडियम जो है इसके ऊपर चार्ज आती है पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं कि इसका K शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो L शेल जो है इसमें आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब मतलब इसका L शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बाय लूजिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द M। यू कैन सी ओवर हियर, लुक एट हियर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू है +495। हाउ मच द वैल्यू? 495 किलो जूल्स पर मोल। मतलब एक मोल सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 495 किलो जूल्स पर मोल। ठीक, नेक्स्ट, प्लस की साइन सजेस्ट कर रही है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि क्लोरीन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें, ये हो गया K शेल, ये हो गया L शेल, और ये हो गया M शेल। अब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जो कि सोडियम ने लूज किया था। तो क्लोरीन के ऊपर आ जाती है नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनेंगे आगे, ठीक है। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है तो आप देखें कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, पहले 5 था अभी 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं K शेल, ये आपका हो गया L शेल, और ये हो गया M शेल। अब अगर आप ध्यान से देखें M शेल को, तो M शेल में आप देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सोडियम का वैलेंस शेल जो था M, वो भी कंप्लीट। अब क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो भी कंप्लीट। दोनों के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आप 3rd चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, एंड दैट वैल्यू इज -348 किलो जूल्स पर मोल। हाउ मच द वैल्यू? -348 किलो जूल्स पर मोल। यानी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी
जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को वेलकम किया तो उसने एनर्जी रिलीज की। पहला प्रोसेस जो था या पहला स्टेप जो था वो आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक था, लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो इस तरह से सोडियम आयन बने, यू कैन सी, इस तरह से क्लोराइड आयन बने। देयर मस्ट हैव बीन सो मेनी सोडियम आयन, देयर मस्ट हैव बीन सो मेनी क्लोराइड आयन जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस बने होंगे। अब ये जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये सिचुएशन नहीं होती कि एवरी सिंगल पॉजिटिव आयन कनेक्टेड विद द सिंगल नेगेटिव आयन। दिस इज नॉट द केस, बिकॉज वी हैव सो मेनी सोडियम एंड वी हैव सो मेनी क्लोराइड आयन, एंड देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या कि जो आयंस होते हैं ये एक दूसरे को रिपीटेटिव पैटर्न से सराउंड करते जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट चार्ज। सोडियम आयन विल बी सराउंडेड बाय द क्लोराइड आयन and chloride ion will be surrounded by the sodium ion, and each of that opposite ion surround the opposite charged ion। हर एक आयन जो होगा अपने opposite charge ion से घिरा होता है, और इस केस में जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6, and one sodium ion is surrounded by how many chloride ion? 6 chloride ion। ठीक है, तो होगा क्या कि जब एक मोल क्रिस्टल बनेगा इन आयंस की यूनियन से, तो जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट चार्ज, देयर मस्ट हैव बीन सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएटेड बिटवीन द आयन। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो जब एक मोल क्रिस्टल बनता है सोडियम क्लोराइड का, एक मोल जब क्रिस्टल बनता है सोडियम क्लोराइड का, तो याद रखें तो एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है -788 किलो जूल पर मोल। नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। और आप सब जानते हैं कि लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ लेटिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रिस्टल, फ्रॉम द आयंस, जो भी आप कहना चाहें, जिससे भी वो लेटिस बनाओ, एटम से बनाओ या आयन से बनाओ। इस केस में तो आप जानते हैं कि लेटिस किसका बना होगा? आयंस का बना होगा। ठीक है, अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो पहला स्टेप जो था वो एंडोथर्मिक था, दूसरा स्टेप जिसमें क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो एक्सोथर्मिक था, लास्ट स्टेप में जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखें जो एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि -348 या फिर 788 माइनस में है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, एंड दैट इज 495। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो, एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो, तो ओवरऑल प्रोसेस आप जानते हैं एक्सोथर्मिक होता है। तो आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब ओवरऑल सिचुएशन एक्सोथर्मिक हो, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम हो, और जो एनर्जी सेकंड और थर्ड स्टेप में जो रिलीज हो रही है वो हमेशा ज्यादा हो, तो फिर आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये सारी कहानी क्या है। और इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा भी है कि आप देख सकते हैं कि सम ऑफ एनर्जीज, ठीक है, रिलीज इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके बनस्पत सेकेंड और थर्ड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है। सो दैट्स द वे हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग दी आयनिक बॉन्ड। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज कॉल्ड राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे और आप चलते हैं आगे। ठीक है, लुक एट हियर। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल से। उनमें से एक हिस्सा M है और एक हिस्सा X है। M मेटल को रिप्रेजेंट करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, पॉजिटिव 1 I 2 I वो डिपेंड करता है एटम टू एटम, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, तो ये पॉजिटिव आयन होगा और ये नेगेटिव आयन होगा। ये बात मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कि किसी भी एलिमेंट का आपको पता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दैट एलिमेंट इज गोइंग टू लूज और गेन, तो फिर हम इजीली किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको उसका फार्मूला नहीं पता है, फिर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितने लूज और गेन करता है। तो सपोज कैसे, अब आप देखें कि मैंने कहा कि M जो है
ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगी प्लस, और मैंने इसको लिया है प्लस एक्स। अब एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि गेन और लूज करने हैं। दूसरी तरफ मैंने नॉन मेटल लिया एक्स जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आई नेगेटिव। पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, नाउ दैट इज इक्वल टू वाई। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, वो अलग अलग बात है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वो नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लिखा है कि अगर x इज इक्वल टू वाई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन अगर दोनों इक्वल हों, तो फिर m और x मेटल और नॉन मेटल की जो कॉम्बिनेशन होगी, ध्यान से देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल की जो कॉम्बिनेशन होगी वो हमेशा 1:1 से ही होगी। आप देख सकते हैं कि जब x इज इक्वल टू वाई हो, यानी मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए और नॉन मेटल ने अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ऐसी सूरत में mx जो होगा उसका रेशियो कॉम्बिनेशन का 1:1 होगा। सपोज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एक गेन हुआ, तो भी रेशियो 1:1 होगा, यानी फार्मूला mx फॉर्म में आएगी। जैसे सोडियम क्लोराइड है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कॉम्बिनेशन 1:1 से होती है, Na1Cl1, यू नो दैट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो, तो ऐसी सूरत में भी रेशियो सेम रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल होंगे तो रेशियो 1:1 रहेगा, ये बात याद रखो। लेकिन आगे लिखा है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब x और y की वैल्यू अगर इक्वल ना हो, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना होगा, जो मेटल है m और नॉन मेटल है x, मेटल की जो चार्ज थी x वो मैंने नॉन मेटल के नीचे रख दी, ये रखी x, और नॉन मेटल की जो चार्ज होती है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसकी जो चार्ज है वो मैंने किसके नीचे रखी, मेटल के नीचे रखी, y। तो जो वैलेंसीज होती हैं, जो चार्जेस होती हैं, उनको क्रॉस कर लेना है, x की m के नीचे और m की x के नीचे। तो इस तरह से एक फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा my एंड xx। अब y और x क्या हैं, ये चार्जेस हैं, y चार्ज थी x की और x चार्ज है किसकी, m की, और यहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट करता है, ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को, और यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन मेटल को। तो दैट्स द वे हाउ वी आर हैविंग दिस टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, नाउ दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।